सामग्री अगर आपके पास होगी तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैंने इसमें कुछ क्लास ली, भोपाल से मैं जितना कुछ कर पाई वो ली। उसके बाद इंटरनेट ने मुझे काफ़ी हेल्प किया। वहाँ पे मैं जो भी रिसोर्सेज मुझे मिल पाते थे उनको मैं यूज़ करके अपने प्रिपरेशन को और तगड़ा करती थी। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए हमारे दर्शकों को कि इंटरनेट से किस किस तरीके से सब्जेक्ट्स आपने जो चुने, प्रीलिम्स के लिए किस तरह से तैयारी की, मेंस के लिए किस तरह से तैयारी की, इंटरव्यू तक का आपकी जो जर्नी रही वो किस तरह से रही, क्या सिलेबस और क्या मटेरियल आपने चूज किया? जी सर, इंटरनेट ये कहूँगी कि बहुत अच्छा एक सोर्स बन गया है आजकल, क्योंकि इंटरनेट पे आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स जो ऐसी हैं जिन पे कुछ डेली करंट अफेयर्स कह लें या कुछ रिवीजन टेस्ट्स वगैरह ऐसे आते रहते हैं। तो इंटरनेट पे आप जाएं बिल्कुल और यूपीएससी आईएएस ऐसा डालें और कहें कि हेल्प कहाँ से मिले, आपको बहुत सारी एक लंबी लिस्ट आएगी वेबसाइट्स की। उनको आप बिल्कुल मैं कहूँगी, लेकिन हर रोज़ आप उसमें जाएं और उसको देखें। तो किसी और ऐसी वेबसाइट्स के मुकाबले जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके, आप उनसे दूर रहिए और इन वेबसाइट्स के आप सब्सक्राइब कीजिए। इनकी जो टेस्ट्स हैं आप रोज दीजिए, उससे आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी हेल्प मिलेगी। भोपाल में जिस तरह से हम बहुत सारे बच्चे यहाँ तैयारी करने आते हैं, जब उनके अंदर की हम भाव देखते हैं तो वो कहते हैं कि शायद हमारे माँ बाप हमको आज़ादी नहीं दे रहे दिल्ली जाने की, और हम वहाँ जाकर के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, शायद हम इसी वजह से पास नहीं हो सकते। उनके मन में एक हवा उस तरह का बैठ जाता है। आपने वो चीज़, वो सीमा जो है वो ब्रेक कर दी है। आपने भोपाल में रह करके तैयारी की और दिल्ली वालों को ये मजबूर किया कि आप जो है वो भोपाल से सीखें। सर, इसमें मैं कहूँगी कि मुझे खुद को बहुत डर था। जब मैंने पढ़ाई कर रही थी तो मुझे हर कोई, क्योंकि यूपीएससी बोलो तो आप दिल्ली ही जाते हैं, तो मुझे ये डर था। लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं इस एक जो डर को मैं भगा पाई हूँ। और मैं दूसरों को यही कहूँगी कि आप इंटरनेट से बिल्कुल जुड़े रहें। जो आपको भोपाल में क्लासेस या आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे आपको जो क्लास मिले आप उसको करें, और उसके बाद स्वयं आप खुद सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें। आप कितना समय, कितना अच्छा समय आप अपनी किताबों के साथ बिता सकते हैं, वो आपका सिलेक्शन वो डिसाइड करेगा। इसलिए सेल्फ स्टडी पे फोकस करें और दिल्ली का टेस्ट जरूर लेते रहिए। दिल्ली में काफ़ी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके टेस्ट आप देते रहिए, तो आपको समझ आता रहेगा कि क्या एग्ज़ाम है। जिस तरह से आप इंजीनियरिंग भी कर रही थी और साथ ही साथ आपने तैयारी भी सिविल सर्विसेज की शुरू कर दी थी, कभी ऐसा मौका आया कि आपको डाउट हुआ कि नहीं मैं कुछ गलत कर रही हूँ? हाँ सर, कई बार ऐसे मौके आए जब एक तो इस पे भी डाउट हुआ कि क्या मैं कर पाऊंगी, और इस पे भी डाउट हुआ क्या मैं सही कर पाऊंगी। तो सही कर पाऊंगी वाले पे आती हूँ। उस पे ये रहता है कि जो यूपीएससी का सिलेबस है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। उसका आप बिल्कुल मतलब कहें कि स्टडी टेबल पे उसको आप रख दें, चिपका दें। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं 5 से 7 साल के, उनको मैं देखा करती थी। तो उनसे हमें ये समझ में आता रहता है कि क्या सच में इम्पोर्टेंट है, क्या बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्या नहीं पूछा जा सकता। तो आप अपने लेवल पर खुद इसको डेवलप करें और सिलेबस और पेपर्स से इसका पता लगाते रहें। जो आपने बताया बातों बातों में जो जानकारी मिल रही थी कि प्रीलिम्स और आपके जो इंजीनियरिंग के एग्जाम थे वो काफी नजदीक थे, तो उस वक्त आपने अपने बताया कि दिमाग को कुछ ट्रेंड किया था, वो किस तरह से किया? जी जी सर, ऐसा था कि प्रीलिम्स का पेपर और मेरे लास्ट जो सेमेस्टर का एग्जाम था उसमें 14 दिवस का ही गैप था। तो दिमाग को मैंने शुरू से बोल के रखा था कि कॉलेज की एग्जाम इतनी ज़रूरी नहीं है, आप डरो मत। थोड़ा सा पढ़ाई मैंने शुरू से पहले से उसकी करके रखी थी। तो बस 2 दिन पहले ज़रा सा मैंने रिवाइज किया और कॉलेज के पेपर दिए। मेन मेरा फोकस ये इस पे रहा, यूपीएससी पे। इस पे एक छोटी सी बात कहूंगी कि हमारा दिमाग हमें बहुत डराता है, हम उससे कंट्रोल रहते हैं। वो कहता है सो जाओ तो सो जाते हैं। मैं कहूंगी हम अपने दिमाग को कंट्रोल करें। हम अपने दिल दिमाग को ये बताएं कि अगर अभी मुझे ये पढ़ना है तो मैं पढूं। तो मेंटल करेज आप थोड़ा सा डेवलप करें तो और अच्छा कर पाएंगे। तो वो आप योगा से करती थी, म्यूजिक से करती थी, या जी किस तरह जी से अपने बिल्कुल, आप आपने को सही नाम लिया। संभालती थी? म्यूजिक एक मुझे रिफ्रेश करता था। कुछ बोर हो जाती थी थोड़ा 2 घंटे पढ़कर, तो अपने थोड़े गाने सुन लिए। इस तरीके से योगा को, मम्मी को काफी शौक है योगा का और वो मुझे बहुत इसका प्रमोट करती, नहीं तो योगा और फिर थोड़ा ध्यान, थोड़ा मेडिटेशन, अपने साथ 5-10 मिनट बैठ करके अपने श्वास को देख करके थोड़ा सा एक कहते हैं ना शांति आ जाती है। तो वो 2-3 चीजें मैं करती रही निरंतर। इस पहली बार की जर्नी में आपको लगा कि आप टॉप 5 में आ जाएंगे और पहला नंबर महिलाओं में आपका होगा? सर, इस पे ये कहूंगी कि नहीं। मतलब मुझे एक था कि चलो ठीक है, लिस्ट में जो है बच्चे आते हैं 700, उनमें से मेरा एक नाम आ जाएगा। लेकिन इतना ऊपर मैं आ पाऊंगी ये तो मुझे कल्पना नहीं थी। तो मेरे लिए एक बहुत ही सुंदर सा सरप्राइज है, उसको बस एंजॉय कर रही हूँ अभी। अब आप मध्य प्रदेश की बेटी हैं,
मध्य प्रदेश में आपने इतना नाम और इतना सम्मान और इतनी सारी चीजें कमाई हैं, क्या आप मध्य प्रदेश को अपने कैडर की चॉइस के रूप में रखेंगे? जी, बिल्कुल मेरा सर्विस जो कैडर प्रेफ़रेंस हमें पहले ही देना पड़ता है, उसमें मैंने मध्य प्रदेश ही भरा था और अभी मुझे कल ही ऐसा पता चला है कि वैकेंसी भी है मध्य प्रदेश में। तो अब शायद मतलब ये खुशी है कि अब मुझे मध्य प्रदेश की सेवा करने का मौका मिलेगा। शशि जी, मध्य प्रदेश कैडर आप चुन रही हैं। मध्य प्रदेश में आप किन चुनौतियों का सामना करना चाहती हैं और क्या आपको लगता है कि ऐसी क्या चुनौतियां हैं जिनको आप अपने मध्य प्रदेश में स्थापित होने के बाद दूर करने की सोचेंगे? जी सर, मैं समझूँगी मध्य प्रदेश में काफ़ी सारी चुनौतियाँ हैं, परंतु एक पॉज़िटिव माइंडसेट से जा रही हूँ कि कुछ अवसर जो मुझे मिलेंगे, उनमें मैं उन पर काम करना चाहूँगी। पहला तो एक शिक्षा का मेरे दिमाग में है, कुछ मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ 15,000 से ज़्यादा हमारे यहाँ पे ऐसे स्कूल हैं, जहाँ पर केवल एक ही टीचर हैं और सारी कक्षाएँ वही सँभाल रहे हैं। वो हमने एक खबर चलाई थी, उसमें 19,000 से 21,000 के बीच में ऐसे स्कूल हैं जो कक्षा 1 से लेके 8 तक, जिसमें सिर्फ एक टीचर की बिल्कुल, व्यवस्था आपने है। एग्ज़ैक्टली वो बता दिया है। तो ये मुझे मन को काफ़ी वो था कि क्यों ऐसा वो बच्चा क्या पढ़ पाएगा और कैसे वो आगे बढ़ पाएगा? तो ऐसे स्कूलों में जहाँ टीचर्स नहीं हैं, जहाँ कुछ फैसिलिटीज़ की कमी है, वहाँ मैं पहुँचना चाहूँगी। उन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना चाहूँगी। दूसरा मेरे दिमाग में जो मध्य प्रदेश का चुनौती की बात आप कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग जो हैं, पूरे भारत में मध्य प्रदेश में हैं। तो उन क्षेत्रों में, दूर-दराज़ के क्षेत्रों में, जहाँ शायद अभी बिजली, पानी ना पहुँचा हो, उनके लिए बेसिक फैसिलिटीज से लेकर के अच्छी से अच्छी चीज मैं आदिवासी क्षेत्रों में पहुंचाना चाहूंगी। आदिवासी क्षेत्रों में आमतौर पर काम करने के लिए महिलाओं का आगे आकर के जाना और वहाँ पर काम करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। आप उस चुनौती को लेना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर मुझे मैं कहूँगी एक अवसर है मेरे लिए कि अगर मैं ऐसा कर पाऊँ और मेरे सामने रोल मॉडल्स हैं। मेरी जो एक छवि मैडम जो है छवि भारद्वाज मैम वो कुछ समय पहले ही डिंडोरी में पोस्टेड रही और तब मैं उनको मतलब उनके इंटरव्यूज वगैरह देखा करती थी तो वो भी आदिवासी क्षेत्र है और वहाँ पे उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। तो ऐसे लोग रोल मॉडल बन जाते हैं आपके, तो मैं उनसे हेल्प लूंगी और काम करूंगी। अभी मध्य प्रदेश में जिस तरह से बात की जाए तो महिलाओं के अपराध मध्य प्रदेश के लिए बड़ी एक शर्मनाक वजह बनते हैं। आप महिला हैं तो महिलाओं को लेकर के आप क्या सुझाव देना चाहती हैं कि कुछ अपनी तरफ से भी पहल होनी चाहिए या सिर्फ और सिर्फ सरकार पे जिम्मेदारी होनी चाहिए? नहीं सर, आपने सही कहा कि महिलाओं को लेकर के थोड़ा उनकी सुरक्षा को लेकर के थोड़ी दिक्कतें हैं। तो उस पर मैं कहूँगी कि सरकार तो एक हद तक आपका कर सकती है, परंतु जो लोग इस तरीके के क्राइम कर रहे हैं, वो भी हमारे समाज से उठ रहे हैं। तो क्यों ना हम एक सामाजिक लेवल पर, एक सामाजिक स्तर पर हम इस चीज़ को देखें। मैं सबसे पहले कहूँगी हम बेटियों पर बहुत ध्यान देते हैं, बेटियाँ कैसी बड़ी हो रही हैं, क्या उनमें संस्कार हैं, परंतु सारे पेरेंट्स को कहूँगी कि आप अपने बेटों को भी उतना ही ध्यान दें, उनको इज़्ज़त करना सिखाएँ लड़की का। और कुछ अगर मेरे ख़्याल से सामाजिक स्तर से जब एक बच्चा बेटा जब बड़ा होगा और वो ये सोचेगा कि लड़की मेरे से बराबर की है, तो शायद हम कुछ हद तक चीज़ों को बदल पाएँगे। आप अगर पूरे देश में मध्य प्रदेश की अगर स्थिति को समझें तो आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा, चिकित्सा और ये इस तरह की जो तमाम परेशानियां, दुश्वारियां हैं, इसको ऊपर लाने के लिए सिस्टम की परेशानी अब तक की रही है या फिर यहाँ पर जो एक मार्गदर्शन या जो एक पॉलिटिकल विल की कमी आप मानती है उसको? सर अभी तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ, पर जो भी मैंने अखबारों में पढ़ा है, मुझे लगता है कि दोनों प्रशासनिक और पॉलिटिकल लेवल पर थोड़ा और एक विल अगर हो, तो सही रहेगा। हमने इरिगेशन में काफ़ी अभी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट किया है। जैसे गेहूँ हमारा बहुत अच्छा फसल उसकी बहुत एक्सपोर्ट भी होती है। वही तरीके का हमें ध्यान अब हेल्थ सेक्टर पे देना है। चिकित्सा क्षेत्र में हमें जैसे कई बार मैं कहीं पढ़ रही थी कि डायलिसिस की भी सुविधा नहीं है गाँव में। तो ऐसी जगह पे हमें चिकित्सा के जो केंद्र है उनको बढ़ाना होगा। शिक्षा के लिए भी बच्चों को आगे आना होगा और जो एक जॉब्स के लेकर के थोड़ी कश्मकश जो रहती है, मैं कहूँगी ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर्स, स्किल ट्रेनिंग जो इनिशिएटिव्स हैं, उनको हमें लेना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट भी और सामाजिक जो एनजीओज़ हैं, उनको मिलकर मैं कहूँगी दूर क्षेत्रों में काम करना पड़ेगा। बेरोजगारी एक नौजवानों के मन में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन जब हमारी बड़े पॉलिटिकल लीडर से बात होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज और उनके मालिकों से बात होती है, तो सबसे बड़ी उनके सामने समस्या एक ही आती है कि हमारे पास जिस तरह की हमें एक लोग चाहिए, जिस तरह की हमें रोजगार के अवसर हम देना चाहते हैं, उस तरह की स्किल्ड रोजगार के लिए लोग आज भी नहीं मिल पाते। तो क्या हमारी एजुकेशन प्रणाली की जो सिस्टम है, उसको हमें नीचे बेसिक से चेंज करने की आवश्यकता है? जी कहीं न कहीं सर गैप है
कि बच्चा अगर 12th भी पास कर रहा है या इंजीनियर भी बन रहा है तो उसके लिए भी जॉब अगर नहीं मिल पा रही है, मतलब हमें जो है आत्म कहते हैं ना आत्मचिंतन करना पड़ेगा। मुझे लगता है थोड़ा सा अभी जो है पूरा टेक्नोलॉजी में एक बदलाव आ रहा है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऐसी नई नई चीजें देखने को मिल रही है, 3D प्रिंटिंग। तो ऐसे में हमको ये नए क्षेत्रों में हमें जरूरत है कि हम बच्चों को ट्रेनिंग दें उस चीज की, और इंडस्ट्री और कॉलेजेस अपना टाई अप बनाएं कि इंडस्ट्री उन्हें तभी वहीं पे बता दे जब बच्चा पढ़ रहा हो कि हमें ऐसे ऐसे लोगों की आवश्यकता है, और वहीं पे उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अगर मिल जाए तो मेरे ख्याल से जब तक वो ग्रेजुएट होगा उसको एक समझ आ जाएगी, और फिर कंपनी भी उसको ले पाएगी। आपका जो आईएएस का सपना वो तो पूरा हो गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आईएएस बनने का सपना पूरा नहीं हो पाता। तो उनके अंदर एक तरह की भावना आ जाती है कि आईएएस का अगर हमने एग्जाम दिया है तो इसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या आपने कभी सोचा था कि अगर मैं आईएएस नहीं बनूंगी तो मैं केमिकल इंजीनियर बन के कहीं जॉब करूंगी? जी सर, यूपीएससी परीक्षा ऐसी है जो आपको अंदर तक बदल देती है, और आपको काफी अच्छे पॉजिटिव चेंजेस भी लाते हैं, लेकिन काफी बार आपको ऐसे भी फील होता है कि अब यही मेरा जीवन का अंतिम परीक्षा है। लेकिन मैं कहूंगी कि हमारा दृढ़ निश्चय एक तरफ, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो डिप्रेस होना एक तरफ। तो आप इसको एक परीक्षा माने, ये केवल एक एग्जाम है जो आप दे सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। लेकिन अगर आप समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप जो भी हो, अगर आप एक गृहिणी हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप कहीं बस पढ़ने जा रहे हो, आप देश के लिए सेवा कर सकते हैं। तो आप अगर कुछ नहीं बन पा रहे हैं तो निराश ना हो, और बिल्कुल लगे रहे। आप हर स्तर पे आप काम कर सकते हैं समाज के लिए। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने आपको एक स्वीप आइकॉन भी अपना मध्य प्रदेश का बनाया है। हाल ही में मध्य प्रदेश में चुनाव भी चल रहे हैं, पूरा माहौल चुनाव का है। आप यहाँ के मतदाताओं को किस प्रकार जागरूक करना चाहते हैं? जी, मुझे अवसर मिला है कलेक्टर सर से कि मैं घर घर, और जो भी मेरे ख्याल से उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे चुना है वो ये है कि युवा वर्ग को मैं एनकरेज करूं, उनको मोटिवेट करूं, जो पहली बार वोट मतदान देने जाएंगे तो वो जो है वो ज्यादा से ज्यादा जाएं, और 100% मतदान जो हमारा एक सपना होता है उसको हम पूरे करने की ओर काम करें। और मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगी आपके दर्शकों के, मतलब इस चैनल के माध्यम से, कि जो भी युवा है वो आप खुद तो जाइए ही, और जो भी बूढ़े हैं जो नहीं जा पा रहे हैं आप उन्हें लेके जाइए, लेकिन मतदान जरूर कीजिए और जिद कीजिए, वोट कीजिए। मतदान के साथ साथ एक और बड़ी चिंता इस बात की भी होती है कि आखिरकार जो यूथ है उसके अंदर एक तरह की बेचैनी है, परेशानी है। तो आप जब अपना पहला वोट डालने गई थी तो आपने क्या सोच के वोट दिया था? जी सर, थोड़ी परेशानी है, कश्मकश। जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तब पता चलता है कितनी सारी चीजें चल रही हैं। मैं ये मानती हूँ सर कि हमारा लोकतंत्र जो है, राइट टू वोट जो हमें मिला है, मतदान का अधिकार, वही उसको सशक्त कर सकता है। तो आप निष्पक्ष होकर सभी जो भी पार्टियां आप उसको वोट देना चाहते हैं आप उनका पता करें, आप कौन कैंडिडेट है आप जानें। एक कहीं ना कहीं नॉलेज का गैप रहता है जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा ऐसा हिचकिचाहट होती है। आप उनको जानें, आप उनके देखें कि वो क्या करना चाहते हैं समाज के लिए, और फिर निष्पक्ष अच्छे से सोच कर अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंटली आप वोट कीजिए। आपका वोट बेहद जरूरी है, हमारा लोकतंत्र आपके वोट से ही सशक्त होता है। तो ये मैं सबसे कहना चाहूंगी। शशि, आमतौर पर आपको पढ़ाई लिखाई और इन सब चीज़ों से आप लगातार जुड़ी रही और आपने अपना समय भी बहुत सारा दिया। जब आपको समय मिलता था तो आप मूवी देखना पसंद करती थी? इन दिनों आपने कोई फिल्म देखी हो, कुछ आप मोटिवेशनल मूवीज देखना पसंद करती थी? किस तरह से आपने अपना टाइम था? जी, कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब मन नहीं करता है पढ़ाई का, तो उस वक्त अपने आप को थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए मैं मूवीज देख लेती थी। मैंने अपने पूरे परिवार के साथ जाके दंगल मूवी देखी थी। तो वो जो है ना, छोरी छोरों से हमारी कम है तुम्हारी क्या। छोरी छोरों जी से कम। बिल्कुल, तो वो चीज एक अच्छी। तो ऐसी कई भी जो भी मोटिवेशनल मूवीज हैं, जैसे MS धोनी जो हमारे कप्तान थे, उनकी जीवन पे आधारित एक मूवी थी। तो ऐसी कुछ मोटिवेशनल मूवीज मैं देखा करती थी जो मुझे और एनकरेज करती थी कि अगर ये लोग भी मेहनत करके आगे बढ़े हैं तो हम भी कर सकते हैं। आपको अगर गाना जब आप सुनती हैं तो आपको गजल सुनना पसंद है, क्लासिकल सुनना पसंद है, या आपकी कोई फेवरेट सिंगर है? नहीं, ऐसा सर कोई स्पेशल जॉनरे तो नहीं है मुझे म्यूजिक का, बट वही बस थोड़ा मोटिवेशनल कुछ ऐसे वीडियोस मिल जाते थे यूट्यूब पर जहाँ पर बहुत आपको वो पुश करते हैं, आपको कहते हैं आप बिल्कुल अपने आप को झोंक दीजिए। तो कुछ ऐसा सुनकर ही मैं सोती थी, ऐसा सुनकर ही उठती थी। तो मेरे दिमाग में वो चलता रहता था कि आपको मेहनत पूरी तरह से कैसे करनी है। तो ऐसे ही गाने मैं सुना करती थी।
जब आप खेल कूद में अगर आपकी रुचि हो तो उसमें कुछ आपने सोचा हो कि ये मेरा फेवरेट क्रिकेट पसंद है, फुटबॉल पसंद है, किस तरह से आपने कभी सर कुछ? स्पोर्ट्स में मैं अपने पढ़ाई के दौरान कबड्डी जो है आजकल टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट होने लगा है टीवी पर, तो कबड्डी मैं काफ़ी पसंद करती हूँ देखना। तो वो एक चीज़, उसका जो पूरा टूर्नामेंट है जो प्रीमियर लीग की तरह अब आ गया है, वो मैं काफ़ी देखा करती थी। कबड्डी के अलावा जैसे कबड्डी जो खेल है, इन दोनों हमारे यहाँ जो क्रिकेट जिस तरीके से चलता है और लगातार लोगों को क्रिकेट की भावना के साथ लोग इस तरह से जुड़ गए हैं, जी उसका सेंटिमेंट इतना ऊपर हो गया है इंडिया पाकिस्तान के मैचेस को लेकर के। जी बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि ये सारी जो खेल हैं, जो स्पोर्ट स्पिरिट है, जो लोगों को जोड़ती है या तोड़ती है? बिल्कुल स्पोर्ट्स तो लोगों को जोड़ने वाली है, क्योंकि जब आप किसी के साथ खेलते हैं, भले ही वो ऑपोजिशन में क्यों ना हो, आपका एक कनेक्ट हो जाता है उनसे। और एक टीम, और जब एक खुद टीम की बात करूं, क्योंकि मैं एक छात्रा रही हूं और स्कूल में भी काफी अच्छे से खेलने का मौका मिला, तो फिर वो है कि आप अपने टीम के साथ उनके जो भी है उनके स्वभाव आप जान पाते हैं, आप खुद का स्वभाव बहुत अच्छा कर पाते हैं, एक टीम स्पिरिट जिसे हम कहते हैं वो डेवलप होता है। तो खेल तो बहुत आपको जोड़ने का, मन को जोड़ने का काम करता है। कल्चरल एक्टिविटीज में आपको क्या क्या पसंद है? कल्चरल एक्टिविटीज में सर मुझे गाना गाना थोड़ा बहुत पसंद था। उसके अलावा रंगोली बनाना मुझे हाँ या है अभी? मतलब मैं उसको ज्यादा, मैं इसलिए था कह रही हूँ क्योंकि मैं जी उसको ज्यादा समय नहीं दे पाई हूँ। जी। तो पहले तो स्कूल डेज में मैं काफी ये सब में इन्वॉल्व रहती थी, परंतु अब मुझे समय का थोड़ा वो रहा है पढ़ाई की वजह से, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी मैं फिर से इसको परस्यू कर सकूं। बाकी रंगोली बनाना मुझे बहुत पसंद है, और ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो घर में रहती हैं वो करना। फेस्टिवल आपका कौन सा बहुत पसंदीदा है जिसमें आप बहुत एंजॉय करती हैं अपने आप को खूब लगना? आपका होली के साथ पसंद है या फिर आपको दिवाली त्योहार अच्छा लगता जी, है? मुझे दिवाली ज़्यादा पसंद है। अगर आप दोनों में से पूछें, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को मौका मिलता है उनसे मिलने का, और दिए रंगोली बनाने का मौका मिलता है। तो दिवाली जो 5 दिन का अपना पूरा बड़ा त्योहार होता है, वो मेरा सबसे पसंदीदा है। इस टाइम आपने जब अपनी तैयारी कर रही थी बहुत सारी चीजें मिस की होंगी, सबसे ज्यादा आपको ऐसा क्या लगा कि ये मेरा बड़ा मिसिंग पॉइंट है जिसको मैंने एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद सबसे पहले करने की कोशिश की हो? मिसिंग पॉइंट मैं कहूँगी बहुत सारी चीज़ें थी, छोटी-छोटी। उस वक़्त तो बहुत मतलब कहते हैं ना, बड़ा लगता है कि ये नहीं कर पा रही हूँ, सोशल गैदरिंग में नहीं जा पा रही हूँ, फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टीज़ में नहीं, उनसे मिलना नहीं हो पा रहा। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मुझे छोड़नी पड़ी। तो अब वही है, सब अपनी जो सहेलियाँ हैं उनसे मिलूँगी और सबके साथ खूब जश्न का वो करूँगी। एक और चीज है, आजकल जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, जी, जी। और इन सारे लोगों से, व्हाट्सएप है, इन सारे लोगों से लगातार लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ने लगी है। तो मैंने आपके बारे में जब सुना पढ़ा तो आपको देखा कि आपने सोशल डिजिटल डिस्टेंस भी रखी, जी। इन सब चीजों से भी अपने आप को दूर रखा। तो क्या आपका मन नहीं होता था जब आप कंप्यूटर पे जा करके और इन सारी चीजों को देखती थी, सिलेबस देखती थी, कि मैं अपने दोस्तों से चैट कर लूँ, फेसबुक पे कुछ देख लूँ, पसंद कर लूँ? जी मैंने डिजिटल डिस्टेंस तो नहीं रखा, सोशल मीडिया डिस्टेंस रखा, क्योंकि इंटरनेट, जैसा मैंने पहले भी कहा, बहुत ज़रूरी है और बहुत पढ़ाई में हेल्प करता है। परंतु मैं पर्सनली दोनों चीज़ों को साथ में नहीं मैनेज कर पा रही थी। तो मैं कहूँगी हर एक का अपना है, परंतु मुझे ऐसा लगा कि मैं सोशल मीडिया से अगर दूरी बनाए रखूँगी तो मेरा दिमाग ज़्यादा भटकेगा नहीं, और मैं अपना पूर्ण फोकस, सारी ऊर्जा मैं अपनी पढ़ाई में लगा पाऊँगी। तो इसलिए फिर मैंने अपनी दूरी इनसे बनाई, और हाँ, ज़रूर ऐसा लगता था कि कोई मेरी फ्रेंड है जो कहीं जाकर पढ़ाई कर रही है, कहीं कहीं जॉब कर रही है, तो लगता था मैं यहाँ बैठी हूँ पढ़ने। तो फिर अपने आप को दिलासा देती थी कि अगर शायद अभी पढ़ लूँगी तो अच्छा हो जाएगा। इससे आगे की जर्नी आप अपने आप की कैसे देखते हैं? सर, ये कहूँगी कि जिस उत्साह के साथ मैं यहाँ पहुँची हूँ, मैं कहूँगी उससे ज़्यादा उत्साह के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। जो भी मुझे अवसर मिलेंगे, जो